ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली घटनाओं के बाद कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां पर गुजरता हुआ हर पल बेहद महत्वपूर्ण था। अनिका जानती थी कि उसके सामने आने वाला मिशन सामान्य नहीं था। उसे कर्नाटक जाना था और वहां पहुंचकर उस रहस्यमयी संगठन तक पहुंचने की कोशिश करनी थी जिसकी जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही थी। लेकिन इस मिशन से भी ज्यादा मुश्किल उसके लिए एक और चीज थी, रोहित को पीछे छोड़कर जाना। अनिका ने रोहित को उसी सुनसान बिला में बुलाया था जहां पहले आयशा मारवा रहा करती थी। वह बिला अभी भी खाली पड़ा था, चारों ओर सन्नाटा था और उस जगह का वातावरण अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं था। अनिका ने रोहित को बताया कि वह 2 दिन के लिए कर्नाटक जा रही है। रोहित इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने तुरंत कहा कि वह भी उसके साथ चलना चाहता है, लेकिन अनिका ने उसे साफ मना कर दिया। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। रोहित उसे रोकना चाहता था, लेकिन अनिका अपने फैसले पर कायम थी। आखिरकार अनिका वहां से निकल गई और सीधे स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए रवाना हो गई। उधर इंस्पेक्टर अब्बास पहले ही पूरी तैयारी कर चुके थे। उन्हें पता था कि इस मिशन में समय बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने सूत्रों की मदद से सभी जरूरी इंतजाम करवा दिए थे। सभी की अर्जेंट फ्लाइट टिकट बुक कर दी गई थी ताकि टीम जल्द से जल्द कर्नाटक पहुंच सके। पूरी टीम एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी, बस इंतजार था तो अनिका का। इंस्पेक्टर अब्बास बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। पता नहीं अनिका कहां रह गई है, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। अब्बास के चेहरे पे चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। भूमिका ने उसे समझाते हुए कहा, डोंट वरी सर, अनिका टाइम की बहुत पक्की है। वह अपने दिए हुए समय पर जरूर पहुंचेगी, मुझे पूरा विश्वास है। अब्बास को भी पता था कि भूमिका की बात सही थी। अनिका ने अगर कोई वादा किया था तो उसे पूरा करना उसकी आदत थी। कुछ ही देर के बाद दूर से गाड़ी आने की आवाज सुनाई दी। सबकी नजरें उस तरफ उठ गई। अनिका आखिरकार वहां पहुंच चुकी थी। भूमिका के चेहरे पे तुरंत राहत की मुस्कान आ गई। अब्बास ने भी चैन की सांस ली। अनिका समय पर नहीं बल्कि उम्मीद से पहले पहुंच गई थी। अब्बास ने अपनी पूरी टीम की तरफ देखते हुए कहा, ओके गाइज, लेट वी गो। अब हमें निकलना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। टीम ने तुरंत हामी भरी और सभी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। गाड़ी में बैठने के बाद अनिका ने निखिल से पूछा, निखिल, तुमने सारी जगहों को ठीक से देखा है ना? जैसा मैंने कहा था, तुम्हें पता है कि हमें किस दिशा में जाना है? रास्ते की पूरी जानकारी है क्या तुम्हें? निखिल ने पहले ही सैटेलाइट के जरिए उस इलाके की जानकारी जुटाने का काम शुरू कर दिया था। उसने जवाब दिया, डोंट वरी मैडम, मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन पहले हमें एयरपोर्ट पहुंचना होगा। जब तक हम कर्नाटक नहीं पहुंचते तब तक सैटेलाइट से मिली जानकारी का कोई फायदा नहीं होगा। टीम बिना समय गंवाए एयरपोर्ट पहुंची और अपनी फ्लाइट में बैठ गई। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानती थी कि आगे का मिशन कितना लंबा और थकाने वाला हो सकता है। उसे यह तक नहीं पता था कि इस काम में कितने दिन और कितनी रातें लग सकती थी। इसलिए उसने तय किया कि सफर के समय का इस्तेमाल आराम करने में किया जाए।
उसके पास बैठी भूमिका ने अनिका से कहा, भूमिका, आई थिंक तुम्हें भी अभी कुछ देर सो लेना चाहिए। भूमिका ने हामी भरी और निखिल की तरफ भी इशारा किया। निखिल ने भी गर्दन हिलाकर हामी भर दी। कुछ ही देर में तीनों आराम करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कर्नाटक पहुंचने के बाद उनका सफर उन्हें जमीन से उठाकर सीधे समुद्र के बीच एक ऐसी मुसीबत में ले जाने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। अब काफी समय के बाद विमान में एक घोषणा हुई, आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाले हैं। घोषणा सुनते ही अनिका की आंखें खुल गई थी। सभी ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली। लैंडिंग के बाद अनिका ने तुरंत निखिल से पूछा, निखिल, सब कुछ तैयार है क्या? निखिल ने सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अनिका ने फिर पूछा, तुमने पता लगा लिया है कि वह कौन सा द्वीप है? हमें समुद्र के किस हिस्से में जाना है और किस दिशा में आगे बढ़ना होगा? अनिका जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रही थी कि उसे रास्ते की चिंता थी, बल्कि इसलिए कर रही थी क्योंकि उनके पास समय बेहद कम था। उनके पास केवल 2 दिन थे। अगर टीम गलत दिशा में चली जाती तो उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में और भी ज्यादा समय लग सकता था। निखिल ने बताया कि उसने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। उसे पता था कि कौन सा आइसलैंड उनके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है और वहां तक किस रास्ते से पहुंचा जा सकता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय अनिका ने अब्बास से पूछा, सर, इसके आगे हम कैसे जाएंगे? लेकिन अनिका के सवाल का जवाब देने से पहले ही अब्बास ने अपनी तैयारी दिखा दी। उन्होंने पहले से ही 2 टैक्सी बुक कर रखी थी। टैक्सियां उन्हें समुद्र के किनारे तक लेकर गई। रास्ते की पूरी जानकारी निखिल ड्राइवरों को देता रहा क्योंकि उसके पास सैटेलाइट से मिली लोकेशन जानकारी थी। समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद सभी कुछ पल के लिए रुक गए थे। तभी वहां एक इलेक्ट्रिक बोट दिखाई दी। अब्बास ने पहले से ही इस बोट का इंतजाम कर रखा था। जहाज से जाने का विकल्प भी था, लेकिन जहाज काफी बड़ा होता है और दूर से दिखाई दे सकता था। इससे उसके दुश्मनों को उनकी मौजूदगी का पता चलने का खतरा था। इलेक्ट्रिक बोट छोटी थी और उसे जरूरत के अनुसार अलग अलग दिशाओं में आसानी से मोड़ा जा सकता था। यही कारण था कि अब्बास ने इस रास्ते को ज्यादा सुरक्षित माना। सभी लोग बारी बारी से बोट में सवार हुए। बोट समुद्र की तरफ बढ़ने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लहरें शांत थी और बोट लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे समुद्र के बीच पहुंचते गए, मौसम अचानक बदलने लगा था। हवा तेज हो गई थी। समुद्र की लहरें अचानक उठने लगी। बोट जोर जोर से हिलने लगी। कुछ ही क्षणों में स्थिति इतनी खराब हो गई कि बोट को संभालना मुश्किल हो गया था। चारों तरफ सिर्फ पानी था। दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। अनिका ने तुरंत स्थिति को समझते हुए कहा, बोट को उस दिशा में मत ले जाइए जिस तरफ हवा बह रही है। लहरें हवा की वजह से और खतरनाक हो रही है। अगर हम उसी दिशा में गए तो हमारी बोट और भी गलत दिशा में चली जाएगी। बोट चलाने वाले ने तुरंत अनिका की बात माने और बोट को हवा की विपरीत दिशा में मोड़ने की कोशिश की। लेकिन असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। अचानक समुद्र के पानी में हलचल हुई। अगले ही पल एक विशाल शार्क ने उनकी बोट पर हमला कर दिया। बोट जोर से हिली। सभी लोग घबरा गए। एक तरफ तेज हवाएं और विशाल लहरें थी तो दूसरी तरफ समुद्र का वह खतरनाक शिकारी। अब उनके सामने दोहरी चुनौती थी। भूमिका ने तुरंत अपना हथियार निकाला और शार्क पर हमला किया। तेज धार वाले हथियार की चोट लगते ही शार्क घायल होकर गहरी समुद्र की गहराई में चली गई। कुछ क्षणों के लिए सभी ने राहत की सांस ली।
लेकिन तभी उन्हें पता चला कि शार्क का हमला सिर्फ एक खतरा लेकर नहीं आया था। उसके हमले से बोट में एक बड़ा छेद हो गया था। पानी तेजी से अंदर आने लगा और बोट डूबने लगी। अनिका ने नीचे देखा और उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई देने लगी। अगर पानी इस तरह भरता रहा तो कुछ ही समय में बोट पूरी तरह डूब सकती थी। अब तक वे एक खतरे से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समुद्र उन्हें लगातार दूसरे खतरे की तरफ धकेल रहा था। अचानक अनिका ने दूरबीन उठाई और चारों तरफ देखने लगी। कुछ देर के बाद उसकी नजर एक छोटे से द्वीप पर पड़ी। वह वहीं ज्यादा दूर नहीं था। अनिका ने तुरंत फैसला लिया, हमें उसी तरफ जाना होगा। जितनी जल्दी हो सके बोट को उस द्वीप की तरफ ले जाइए। बोट चालक ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। द्वीप के किनारे कुछ ही दूरी पहले बोट पूरी तरह पानी में समा गई थी। सौभाग्य से टीम के अधिकांश सदस्यों को तैरना आता था, जिन्होंने खुद तैरकर किनारे तक पहुंचने में परेशानी महसूस की। उन्हें बाकी सदस्यों ने सहारा देकर बाहर निकाल लिया। आखिरकार सभी लोग सुरक्षित द्वीप पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। लगभग उनका सारा सामान समुद्र में डूब चुका था। अब उनके पास न पर्याप्त हथियार थे, न खाने पीने का सामान और न ही अपनी लोकेशन की सही जानकारी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उनका संपर्क दुनिया से पूरी तरह से टूट चुका था। अब वे लोग उस अनजान द्वीप पर पहली रात बिताने वाले थे। द्वीप पर पहुंचने के बाद कुछ देर तक सभी लोग सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। कुछ समय पहले तक वे अपने मिशन के रास्ते पर थे। उन्हें विश्वास था कि वे जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन समुद्र के बीच हुई घटनाओं ने उनकी पूरी योजना बदल दी थी। निखिल ने भी स्वीकार किया कि जिस तरह से वे अब मौजूद थे, वह सैटेलाइट की सीमा में नहीं आ रही थी। उसने सैटेलाइट का इस्तेमाल संगठन की लोकेशन तक पहुंचने के लिए किया था। इस द्वीप तक पहुंचने की स्थिति उनके अनुमान में शामिल नहीं थी। अब निखिल के पास भी कोई रास्ता नहीं था। सैटेलाइट संपर्क काम नहीं कर रहा था। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। खाने पीने का सामान समुद्र में डूब चुका था। हथियारों में से केवल वही छोटे हथियार बचे थे जो कुछ सदस्यों ने अपनी जेबों में रखे हुए थे। बाकी सामान पूरी तरह से खत्म हो चुका था। भूख और प्यास का असर धीरे धीरे सभी पर दिखाई देने लगा। उन्होंने केवल 2 दिन के लिए खाने पीने का इंतजाम किया था, क्योंकि उनका मिशन भी 2 दिनों के लिए ही था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उनका पूरा सफर बीच समुद्र में इस तरह से खत्म हो जाएगा और उन्हें एक अनजान द्वीप पर फंसना पड़ेगा। अब शाम ढल रही थी, रात करीब आ रही थी। इंस्पेक्टर अब्बास ने परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लिया कि रात के अंधेरे में द्वीप की तलाश करना सही नहीं होगा। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हम सबको यहीं इकट्ठा रहना होगा। कोई भी अकेले इधर उधर नहीं जाएगा। हमें इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं है और हमारे पास संसाधन भी बहुत कम है। टीम ने उनकी बात मानी। अब्बास ने आगे कहा, सुबह होते ही हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर हम यहीं फंसे रहें तो जिन लोगों को रोकने के लिए हम यहाँ आए हैं, वे अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत मिशन नहीं था। अगर वह संगठन अपने उद्देश्य में सफल हो जाता तो देश में कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। लेकिन इस समय उनके सामने सबसे जरूरी चीज थी जिंदा रहना। इसलिए उन्होंने पूरी रात पहरा देने का फैसला किया। 2-2 लोगों की टीम बनाई गई। हर टीम कुछ घंटों तक पहरा देती है और उसके बाद दूसरी टीम उनकी जगह ले लेती है।
बाकी सदस्य थोड़ी जगह साफ करके वहीं आराम करने लगे थे। जंगल जैसा वह इलाका उनके लिए पूरी तरह अनजान था। उन्हें नहीं पता था कि वहां कौन से जंगली जानवर हो सकते हैं या किस तरह का खतरा उनका इंतजार कर रहा था। इसलिए पहरा देना बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ अनिका अंदर ही अंदर खुद से नाराज थी। वह एक ऐसी परिस्थिति में फंस गई थी जहां उसकी क्षमता होने के बावजूद वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे इस बात का गुस्सा था कि वह न तो अपनी टीम के लिए पर्याप्त मदद कर पा रही थी और न ही किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क कर पा रही थी। उसके मन में बार बार अपनी मां की दी हुई विशेष घड़ी का ख्याल आ रहा था। अगर वह घड़ी इस समय उसके पास होती तो शायद वह रोहित को संदेश भेज सकती थी। वह स्वाति को भी सूचना दे सकती थी। उसे रोहित और स्वाति दोनों पर पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि अगर उन्हें पता चल जाए कि वह मुसीबत में है तो वे उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन अनिका जानती थी कि वह घड़ी साधारण घड़ी नहीं थी। उसमें ऐसी अत्याधुनिक तकनीक थी जो अभी तक किसी सामान्य घड़ी में मौजूद नहीं थी। यही कारण था कि अनिका उसे हर समय अपने साथ लेकर नहीं घूमती थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी गलत व्यक्ति की नजर उस घड़ी पर पड़े। उस घड़ी के बारे में सिर्फ रोहित जानता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि स्वाति के जिंदा होने का रहस्य भी अनिका किसी के सामने नहीं खोल सकती थी। इसलिए उसने उस घड़ी को सुरक्षित जगह पर रखने का फैसला किया था और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन इस वक्त वही फैसला उसके लिए भारी पड़ रहा था। वह घड़ी उसके पास नहीं थी और वह अब पूरी तरह उस अनजान द्वीप पर फंस चुकी थी। उधर दिल्ली में स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। इंस्पेक्टर विकास की टीम का अब्बास की टीम से संपर्क टूट चुका था। विकास बार बार अनिका, भूमिका, निखिल, छठे इंद्री, अर्जुन सिंह और अब्बास से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फोन नहीं लग रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पूरी टीम एक साथ नेटवर्क से बाहर चली गई। क्या वे किसी खतरे में थे? क्या उन्हें बचाने के लिए टीम भेजनी चाहिए या अब्बास द्वारा दिए गए मिशन पर ही ध्यान देना चाहिए? इन सवालों ने इंस्पेक्टर विकास को अंदर से परेशान कर दिया था। आखिरकार यह खबर स्पेशल डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई गई। रात में ही एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग का साफ मकसद था अनिका और उसकी पूरी टीम को ढूंढने के लिए जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू करना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहित को अनहोनी का संकेत मिल चुका था। उधर मारवा हाउस में रोहित भी बेचैन था। वह अपने ऑफिस में लगातार इधर उधर घूम रहा था। उसने अनिका को कई बार फोन किया, लेकिन हर बार फोन नहीं लगा था। रोहित के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। जब अनिका उससे मिलकर वहां से गई थी, तभी से उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। उसने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका ध्यान फिर अनिका की तरफ चला जाता था। उसने अब्बास की टीम से संपर्क करने की कोशिश की, वहां भी फोन नहीं लगा था। फिर उसने भूमिका को कॉल किया, लेकिन भूमिका का फोन भी बंद था या संपर्क में नहीं आ रहा था। अब रोहित की चिंता और बढ़ गई थी। वह अपनी सोच में खोया ही हुआ था कि तभी चिराग वहां पहुंच गया। चिराग ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अचानक चुप हो गया। रोहित ने उसकी तरफ देखा। चिराग, जो कहना है खुलकर कहो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अब और सस्पेंस मत बनाओ। मुझे तुरंत बताओ क्या हुआ है। रोहित के गुस्से और बेचैनी को देखकर चिराग ने बिना कुछ छिपाए सारी बात बता दी। सर,
अनिका मैडम और बाकी सभी लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपके कहने पर जब मैंने अनिका मैडम का कांटेक्ट लगाने की कोशिश की और फोन नहीं लगा, तब मैंने स्पेशल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर विकास को कॉल किया, लेकिन उन्होंने भी उस समय कॉल नहीं उठाया। इसके बाद मैंने स्पेशल डिपार्टमेंट में संपर्क किया। वहां से पता चला कि उनका भी उन लोगों से संपर्क टूट चुका है। चिराग ने आगे बताया कि अनिका की टीम अब सैटेलाइट एरिया में नहीं थी। यह सुनते ही रोहित का चेहरा गंभीर हो गया था। अब उसका शक और गहरा हो चुका था। रोहित कुछ क्षण तक बिल्कुल शांत खड़ा था। फिर उसने धीरे से कहा, चिराग, मुझे उन लोगों के गायब होने के पीछे किसी की साजिश नजर आ रही है। चिराग भी हैरान था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन ऐसा हो सकता है जो अनिका और स्पेशल डिपार्टमेंट दोनों को एक साथ निशाना बना सके। रोहित ने तुरंत उसे निर्देश दिया, एक काम करो, उस मेंटल हॉस्पिटल पर अपनी नजर रखो। मुझे उनके हर कदम की जानकारी चाहिए। फिर उसने कहा, जब तक अनिका यहाँ नहीं है, हमें उसका काम संभालना होगा। क्या पता वहां से हमें कुछ काम की जानकारी मिल जाए। इसके बाद रोहित ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया, इंपीरियल ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं उन सभी पर नजर रखो। मुझे हर सदस्य की पल पल की जानकारी चाहिए। रोहित को शक था कि इंपीरियल ग्रुप के किसी सदस्य का इसमें हाथ हो सकता है। वह जानता था कि इस ग्रुप में कई ऐसे प्रभावशाली लोग थे जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। चिराग ने रोहित की बात ध्यान से सुनी। तभी रोहित का फोन लगातार बजने लगा। रोहित ने इशारे से चिराग को बाहर जाने के लिए कहा। चिराग समझ गया था कि रोहित क्या कहना चाहता है। उसने बोला, ओके सर, और वह केबिन से बाहर निकल गया। रोहित ने गहरी सांस ली और फोन उठा लिया। दूसरी तरफ मयूर था। उसकी आवाज में भी घबराहट थी। मयूर को अपने संसाधनों के जरिए अनिका और उसकी टीम के गायब होने की जानकारी मिल चुकी थी। दरअसल मयूर ने करण गुलेरिया से अनिका की सुरक्षा का वादा किया था। इसी वजह से उसने गुप्त रूप से, यानी कि अपनी सिक्योरिटी टीम अनिका के पीछे लगा रखी थी। उसकी टीम अनिका की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। मयूर ने रोहित को बताया, हमने अनिका के ऊपर सिक्योरिटी लगा रखी थी। शाम तक वह हमारी निगरानी में थी। हम उसकी लोकेशन अपने डिवाइस पर देख पा रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक उसकी लोकेशन गायब हो गई। रोहित ने पूछा, लास्ट लोकेशन कहाँ की थी? मयूर ने जवाब दिया, समुद्र के बीच की है लोकेशन। यह सुनते ही रोहित जैसे कुछ पल के लिए जम गया था। क्या? समुद्र के बीच की? वह समझ नहीं पा रहा था कि अनिका और उसकी टीम आखिर वहां कैसे पहुंची। इतने विशाल समुद्र में अगर वे फंस गए थे तो वे जिंदा कैसे बचेंगे? रोहित के मन में डर और गहरा हो गया था। लेकिन कहीं कहानी का दूसरा सिरा अभी भी बाकी था, क्योंकि उसी समय स्वाति मल्होत्रा भी अपनी तरफ से अनिका को खोजने में लगी हुई थी। चारों तरफ एक ही सवाल था, अनिका कहाँ है? अब स्वाति मल्होत्रा का किला भी उस रात असामान्य रूप से शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे स्वाति के मन में तूफान चल रहा था। पिछले कई घंटों से वह अनिका से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। स्वाति हमेशा अनिका की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर रहती थी। वह चाहती थी कि अनिका किसी भी खतरे से सुरक्षित रहे, और अगर कोई दुश्मन उसके करीब आए तो उसे समय रहते इसकी जानकारी मिल जाए। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग थी। आज स्वाति खुद अनिका की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह लगातार अपने सिस्टम और तकनीक संसाधनों की मदद से अनिका को खोजने की कोशिश कर रही थी। उसे इस तरह परेशान देखकर पीछे खड़े बूढ़े बाबा भी चिंतित हो गए थे।
उन्होंने पहली बार स्वाति को इतना बेचैन देखा था। बूढ़े बाबा ने पूछा, क्या हुआ मैडम, कोई परेशानी वाली बात है क्या? स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़े बाबा ने फिर से पूछा, क्या अनिका बेबी ठीक है क्या? उन्हें कुछ हुआ है क्या? मैंने आज से पहले आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। स्वाति अभी भी चुप ही खड़ी थी। उसकी आंखें थोड़ी नम हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी पीठ बाबा की तरफ कर रखी थी, इसलिए वे उसकी आंखों को नहीं देख पाए थे। कुछ देर के बाद स्वाति ने खुद को संभाला। पता नहीं, लेकिन मैं अनिका की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ। हो सकता है वह किसी खतरे में हो, या शायद यह सिर्फ मेरा वहम हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बूढ़े बाबा भी यह सुनकर चिंतित हो गए थे। स्वाति खुद इतनी उन्नत तकनीक को समझने और विकसित करने वाली थी। अगर स्वाति भी अनिका का संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही थी, तो इसका मतलब था कि मामला साधारण नहीं हो सकता है। लेकिन बाबा ने कुछ और कहना उचित नहीं समझा। वह स्वाति को और परेशान नहीं करना चाहते थे। उधर समय बीतता जा रहा था। शाम लगभग 4 बजे आखिरी बार सैटेलाइट के जरिए अनिका और उसकी टीम को बोट को देखा गया था। उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिली थी। शाम अब रात में बदल गई थी। रात धीरे धीरे सुबह के करीब पहुंचने लगी, लेकिन अनिका और उसकी टीम का कोई पता नहीं था। एक तरफ रोहित और मयूर उसे खोजने में लगे थे, दूसरी तरफ स्वाति और अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। मयूर ने अपनी सिक्योरिटी टीम भी अनिका के पीछे भेज दी थी। अब सवाल यह था कि क्या मयूर की सिक्योरिटी टीम अनिका तक पहुंच जाएगी क्या? क्या वे उस अनजान जगह का पता लगा पाएंगे क्या? और क्या अनिका अपनी टीम के साथ सुरक्षित थी? अगर चिराग भी अपनी टीम के साथ अनिका की सुरक्षा से जुड़े हर संभावित रास्ते पर नजर रख रहा था, रोहित ने उसे इंपीरियल ग्रुप के सभी सदस्यों पर नजर रखने का आदेश दिया था। हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी के पास कोई पक्की जानकारी नहीं थी। सबसे ज्यादा परेशान स्वाति थी। जिस स्वाति मल्होत्रा को आज तक किसी ने इतनी बेचैन हालत में नहीं देखा था, वह आज खुद अनिका के लिए परेशान थी। मयूर की सिक्योरिटी को तोड़ पाना बेहद मुश्किल माना जाता था, लेकिन आज उसी सिक्योरिटी के सामने से अनिका गायब हो चुकी थी। किसी को उसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी, किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है, और यही सवाल अब सभी के सामने था। क्या अनिका और उसकी पूरी टीम किसी जाल में फंस चुकी थी क्या? अगर वे किसी ट्रैप में फंसे थे, तो बिना उसकी लोकेशन जाने उन तक पहुंचना कैसे संभव होगा? दूसरी तरफ अनजान द्वीप पर अनिका और उसकी टीम सुबह होने का इंतजार कर रही थी। उनके पास न पर्याप्त खाना था, न पानी, न ही हथियार थे, और न ही दुनिया से संपर्क करने का कोई साधन था। फिर भी उन्हें सुबह का इंतजार करना था, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही सूरज निकलेगा, उन्हें उस द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। उनके पास समय कम था, मिशन अधूरा था, दुश्मन अभी भी सक्रिय था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि दिल्ली में बैठे उनके अपने लोग यह तक नहीं जानते थे कि अनिका जिंदा है या नहीं। रात के अंधेरे में पहरा देते हुए टीम के सदस्य चुप थे। समुद्र की लहरों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। अनिका ने अंधेरे में समुद्र की तरफ देखा। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, उसे किसी भी कीमत पर अपनी टीम को सुरक्षित रखना था और फिर अपने असली मिशन तक पहुंचना था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस अनजान द्वीप पर सुबह उसके लिए एक नई मुसीबत लेकर आने वाली है। और दिल्ली में रोहित, स्वाति, मयूर और चिराग के सामने भी अब एक ही सवाल खड़ा था, आखिर अनिका है कहाँ? अब आगे मिलते हैं दूसरी स्टोरी के साथ।